ओम शांति। भट्टी का लक्ष्य क्या होता है? आप सभी भट्टी में बैठे हो तो भट्टी का लक्ष्य क्या है? बिना लक्ष्य के तो नहीं बैठे हो ना? बैठे हो क्योंकि जब तक कई बात में हमारे भाव, इंटेंशन या लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, तब तक वो कनेक्शन भी जुड़ता नहीं है और ज्वालामुखी योग भी नहीं होता है। और अभी तो संगम युग की अंतिम घड़ियां तो हमारे सामने ही पास हो रही है, सभी को दिखाई दे रहा है। और कल जब भी हम अव्यक्त बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि बस यही हमको टाइम मिला है बंधन मुक्त होने के लिए। रियली बंधन मुक्त, दिल से फ्री। दिल की फ्रीडम माना क्या? कोई भी जरा सा भी रिएक्शन दिल में या मन में उत्पन्न ना हो। थोड़ा सा भी रिएक्शन चालू होता है माना आपका मन आपके हाथ में नहीं है। और मैं कहती हूँ जब भी हम अपने आप को चेक करते हैं तो मैं सबसे बड़ी बीमारी अपनापन की बीमारी है। और वो हद की चीजों में हम समझते हैं हम बाबा के पास आ गए हैं, बाबा को जीवन दे दिया है, समर्पित रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर रिएक्शन क्यों चल रहा है? सूक्ष्म में अपनापन रहा गया है। मन, तन, धन। देखो, मन किसी में थोड़ा सा भी मोह लग गया, किसी के प्रति स्पेशल फीलिंग्स है, वो अपनापन की फीलिंग है जो रियल नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट जाएंगे। अपनापन माना रियल स्पिरिचुअल अपनापन, सर्व के साथ अपनापन। इसको कहेंगे समानता भाव, सभी के साथ। ये भी मेरा है, ये भी मेरी है, ये भी मेरा है, कोई एक के साथ स्पेशल नहीं। वो सूक्ष्म अपने दिल और मन को बांध लेता है। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या होता है कि जब भी हम एक के प्रति हम दिल डालते हैं तो दूसरों के प्रति दिल उठता है। ये कर्म फिलॉसफी है। फिर आप चाहे ना चाहो आप किसी का नुक्स देंगे, अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ। माना सूक्ष्म में मन या दिल किसी को दे दिया है आपने, टू मच, थोड़ा ज्यादा दे दिया है। फिर तन की बात, ये जो शरीर है हमारा, इतनी बड़ी गृहस्थी है ये शरीर। आप देखो सारा टाइम इसको खिलाते हो, पिलाते हो, कपड़े नहाने स्नान करने के लिए लेके जाते हो, इसको कपड़े पहनाते हो। हर साल कितनी चीजें चाहिए इस गृहस्थी के लिए। और फिर जब हम सेवा के फील्ड पे आते हैं तो वो और ही गृहस्थी बनने के चांसेस बढ़ते हैं। चलो मुझे कोई जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये चाहिए, वगैरह चाहिए, वो भी और बड़ी गृहस्थी बना रहे हैं हम। तो आप चाहे या ना चाहो, जितनी आपकी गृहस्थी बढ़ेंगी ना, उतना आपका अपनापन, मेरापन तो बाबा शब्द यूज करते हैं, लेकिन ये जो हद का अपनापन होता है वो बढ़ेंगी। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। आप यहां पे इस सोफे पे बैठे हो, ठीक है, या कुर्सी पे बैठे हो, और आपने जगह चुन करके बैठे हैं। आप 1-2 घंटा आपको हुआ यहां बैठने से।
अभी यहां से आप उठ करके बाथरूम जाएंगे और कोई और व्यक्ति आपके जगह में आके बैठ जाएगा, फिर आप वापसी बाथरूम से आएंगे तो आपका क्या सोच चलेगा? क्या सोच चलेगा? मेरे सीट पे कोई बैठ गया ना। अरे 1 घंटे बैठे, 1 घंटे में आपकी सीट हो गई क्या? ये थोड़ा सोचने की बात है, ये बहुत नेचुरल है। जहां पे तन कंफर्टेबल हो जाता है ना, वहां पे चाहे ना चाहो अपनापन की फीलिंग आ ही जाती है। फिर आप अंदर आकर के थोड़ा मन को हलचल, मेरी सीट पे कौन बैठ गया, अरे मैं कहां बैठूंगा अभी, सीट के पीछे। और फिर धन, जब भी बाबा के पास आए तो मन तन धन का स्वाहा, और इन तीनों चीजों को श्रीमत अनुसार यूज करना, माना ट्रस्टी होकर के रहना। धन की थोड़ी सी भी चिंता चली, माना फेल। पता है विदेश में उन्होंने बहुत सारा अल्टरनेटिव मेडिसिन में स्टडी प्रयोग किया है, और कई कई ऐसे शरीर में ऑर्गन्स है जो कई इमोशंस के साथ संबंधित भी है। आपका लिवर गुस्से के साथ, एंगर के साथ, क्रोध के साथ संबंधित है, पेट डर के साथ संबंधित है, लेकिन आपका जो लोअर बैक है वो पैसे के साथ संबंधित है। जब भी पैसे के कोई बहुत चिंता चलती है, सिक्योरिटी की पैसे के हिसाब से महसूसता नहीं होती है, तभी आपको लोअर बैक की पेन शुरू होती है। तो जहां पे भी हम ट्रस्टी होकर के नहीं चले तो हमारा शरीर हमको बताएगा। अपनापन थोड़ा सा भी होता है, क्रोध शुरू होता है, रिएक्शन के तरीके से, और रिएक्शन छोटे से शुरू होता है। एक फायर कभी भी बड़े रूप से शुरू नहीं होता है, छोटे से शुरू होता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, क्योंकि मानसिक स्थिति पे कंट्रोल नहीं होता है उस समय। तो अभी अपने आप को पूछा है, मेरा जो धन के साथ व्यवहार है, मैंने ऐसे श्रीमत के बिना धन का व्यवहार किसी के साथ किया है? मैं बहुत विदेश में चक्कर लगाती हूं और मैंने ये बात बहुत नोट की है कई देशों में। सबसे बड़े कर्म बंधन धन के आधार से होते हैं, वो भी लौकिक परिवार में। क्यों? क्योंकि लौकिक परिवार में लेन देन होता है, बिना सोच समझ के मोह में आ गए, फीलिंग में आ गए, चलो ले लो। उसने कैसे यूज किया, किस पर्पस से यूज किया, वो नहीं देखते हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन में भी कायदा है, आपस में पैसे का लेन देन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी सूक्ष्म अपनापन का अकाउंट बनता है। और ऐसे टाइम पे जब भी हमको बंधन मुक्त होना है और हम खुद चाहे लोभवश मोहवश से हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। अभी ये हुआ स्थूल रूप में, मन तन धन का मेरापन। चलो सूक्ष्म रूप में, ब्राह्मण जीवन माना त्यागी जीवन। ये जीवन का आधार ही है त्याग, तपस्या और सेवा। मुझे पता है बहुत साल पहले एक चाइना की बहन, ये 20-25 साल पहले की बात थी, ये बहन ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर में आई थी। कुछ लिविंग वैल्यूज का प्रोग्राम वहाँ चल रहा था, तो पहली बार कोई चाइना से आया था इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। क्योंकि चाइना में कोई और धर्म अलाउ तो नहीं है, लेकिन वैल्यूज का शायद कुछ कर सकते हैं। तो ये बहन आई थी, बहुत प्रभावित हो गई थी, उसने वहाँ ही ऑक्सफोर्ड में कोर्स किया था। फिर उसकी बहुत उमंग थी, बाबा ने उसको बहुत ही जैसे नए नए अनुभव किए थे। तो फिर वापस चाइना गई। चाइना में तो पुलिस को पता चला
आपके ये वैल्यूज करके आई थी, उसके सूटकेस में वो कागज पड़े थे, मैनुअल पड़ा था। फिर जांच किया, फिर कोई पुलिस वाले को इसके पीछे लगा दिया। तो उसको तो बहुत वो हो रहा था कि ये क्या, मैं यहाँ आई हूँ, बाबा आया है, मुझे बाबा की सेवा करनी है और ये पुलिस मेरे पीछे पड़ती है। तो मधुबन आई, उसको 1 साल के बाद मधुबन आने का एक चांस मिला। तो जब आई तो दादी जी को मिले, दादी जानकी जी को मिले, तो हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। बहुत रोई बहन, इतनी रोई। अरे दादी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बाबा आया है और मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। पुलिस मेरे बिल्कुल जो बिल्डिंग का दरवाज़ा है उसकी वहाँ ही पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, मैं कुछ सेवा लायक नहीं बनूंगी क्या? फिर दादी शांत हो गई और उसको बोला, अरे पगली, इस सेवा के पीछे थोड़ी भागना चाहिए। ये आप समझ लो, बाबा ने आपको टाइम दिया है अपना त्याग, तपस्या, जीवन बनाने के लिए। शुरू में जब दादिया सेवा के फील्ड पे आए और सेवा ऐसे छिम करके आती थी, वो किस आधार से? खुद के तपस्या की शक्ति से आ रही थी। तो हम सेवा के भिखारी थोड़ी है। तो मुझे इतनी अच्छी लगी बात, ये बहन भी इतनी अच्छी, अंदर से उसको जैसे उमंग आ गया वापस कि हाँ, अभी मुझे पता चला है बाबा ने मुझे क्यों भेजा है, बस सेवा के पीछे ऐसे भिखारी नहीं बनना है। लेकिन जब हम सेवा के फील्ड पे आते हैं तो और 3 चीज सफल होती है। मन, वाणी, संकल्प, मन, वाणी, कर्म। सेवा में लगाते हैं ना, मंथन करके, फिर किसी को वाणी द्वारा सुनाते हैं, सेंटर खोलते हैं, सहयोग लेन देन आपस करते हैं, गुणों का सहयोग करते हैं, लेन देन का। तो ये 3 सूक्ष्म चीजें हुई। लेकिन जब सेवा के फील्ड पे आते हैं तो वहां माया बढ़ने का चांसेस भी होते हैं। कैसे? मेरे मन के विचार ऐसे हैं, ये सेवा ऐसे होनी चाहिए, ये सूक्ष्म अपनापन। ट्रस्टीशिप की परिभाषा बहुत ही गुह्य है। और त्याग करना है तो सिर्फ ना केवल बस कपड़े बदलने हैं या स्थान का त्याग करना है, जीभ का भी त्याग करना है। और जीभ से ज्यादा जो मन में हमारे ओपिनियंस, विचार आते हैं, उसके साथ जो अपनापन होता है, मेरा विचार, उसको भी त्याग करना है। और ये स्थान ऐसा है, मधुबन का स्थान ऐसा है, आप लंबे समय तक इसको चला नहीं सकते हो, क्योंकि ये त्यागी भूमि है। और अंदर से आपको बेचैनी लगेंगी, क्योंकि फ्री होकर के आप चल नहीं रह सकते हो। और आपके सामने काफी टेस्ट्स आएंगे। मुझे पता है, दादी जानकी के साथ काम बहुत किया है। जब भी हमको ऑक्सफोर्ड मिला था 93 में, उसके बाद फिर 7 साल के बाद हम, दादी की बहुत इच्छा थी कि समुद्र के सामने, जैसे कराची के दिनों में वो था घर, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि समुद्र के सामने बाबा का एक रिट्रीट सेंटर होना चाहिए। अरे एक तो ये ऑक्सफोर्ड, इतना बड़ा हाथी को उठाने के लिए इतनी मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। विदेश में तो कुछ पैसे फ्री नहीं मिलते हैं, लेबर भी नहीं मिलते हैं, आप ही पूजिए, आप ही पुजारी, सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। फिर दादी का ये विजन था, तो दादी ने कई बड़ी बहनों को संगठन रूप में आकर के बताया। तो ज्यादातर दादी को रिएक्शन मिला, नहीं अभी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं, इनफ है ये। दादी चुप हो गई, बस इस टॉपिक को छेड़ा नहीं। फिर 3 मास के बाद रतन भाई को एक घर मिला, जहां पे वर्दिंग है, समुद्र के बाद बिल्कुल कोस्ट लाइन पे है ये शहर, वर्दिंग है। और एक बिल्डिंग मिली और उसके साथ एक दूसरी बिल्डिंग, दोनों आपस में मिली, समझो 15 का अकोमोडेशन का। तो वो लेके आया दादी को। तो
दादी ने बोला ठीक है, बहनों के साथ बैठे। तो जैसे वो खोला चैप्टर तो आधा 50% मानने को तैयार थे। फिर धीरे धीरे और 2-3 मास के बाद तीसरा बिल्डिंग मिला बाजू वाला, तो और अकोमोडेशन बढ़ गया और हमको अच्छी प्राइस में मिल रहा था। फिर 70% बहनों ने मान गए। धीरे 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 ऐसा चला और फिर हमारे हाथ में आ गया। तो एक बारी क्या हुआ, मैं दादी के पास बैठी थी तो मैंने दादी को बोला, दादी हम जब, और मेरा सेवा का प्रोजेक्ट अलग था, कुछ अलग फील्ड में था हमारा, तो मैंने बोला दादी हम जब विचार डालते और कोई स्वीकार नहीं करता है तो क्या करना चाहिए उस समय? तो दादी ने बोला, अरे आप देख नहीं रहे हो, दादी का ये विचार था, किसी ने पहले गो में माना नहीं। तो दादी ने शांत होकर के ड्रामा को दे दिया कि ये विचार सही है तो ड्रामा अनुसार होगा, ये ड्रामा में है बात तो होगा। दादी बिल्कुल अपने आप को डिटैच करके रखी। दादी को भी सुनना पड़ता है ना, आप लोगों का सुनना पड़ता है ना, आप लोग जब मना करते हो दादी को। लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है कि जो ये ड्रामा में नूंद है तो होगा, बस पेशेंट रहने की जरूरत है। वेट एंड सी। इसमें बहुत ही मीठापन का अनुभव पैदा होता है, पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब अपनापन होता है संकल्प में तो हम इसको जोर करके लगाते हैं, नहीं यही होना चाहिए, ये पॉलिटिशियन बन जाते हैं। यहां जाकर के इसके साथ बात करो, यहां जाकर के इसके साथ बात करो, यहां जाकर के। अरे भाई थोड़ा देखो तो सही, आपके संस्कार कैसे बन रहे हैं इसमें। आप जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप खुद अपनी गति को फिक्स कर रहे हो, क्योंकि ये जो धारणा है प्रूव करने की, कोई बात जिद करने की, उसमें आपकी आगे वाली राजधानी बन रही है। और आपकी आगे वाली राजधानी में जिद करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। आपको एक ऐसी सरल राजधानी बनानी है तो अभी के समय अनुसार ट्रस्टी होकर के, त्याग करके, रियली अपने आप को धारणा की लकीर में रखना है। कुछ भी हो जाए धारणा को नहीं छोड़नी है। छोड़ो। आज दिन तक जितना भी हम विश्व का काम उठाते, मेरे पास ऑफिस नहीं है और मैंने शुरू से नहीं ली। क्यों? अरे इतनी गृहस्थी इनफ है, और गृहस्थी बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है? फिर मेरा मन रहेगा वहां पे, फालतू संकल्प चलेंगे, मेरे संकल्प नहीं चलेंगे, औरों के संकल्प भी चलेंगे। मैं वहां नहीं बैठी रहूंगी, इधर उधर जाऊंगी, फिर लोगों की नजर पड़ेंगी, ये नहीं बैठी है, हमको भी यूज करना है। अरे ये माया में क्यों पैदा करूं? क्यों पैदा करूं मैं माया? मेरा तो मोबाइल ऑफिस है, मैं जहां कर भी, चाहे ग्लोबल ऑफिस में बैठ करके भी काम कर सकती हूं। मुझे इस गृहस्थी के अलावा और कुछ चाहिए क्यों? ये एक स्पिरिचुअल मैनेजमेंट की भी कला होती है। अपने आप को सिंप्लिसिटी में रहना, माना आपकी योग बल की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि नेचुरल नेचर है ह्यूमन का कंफर्ट जोन बनाना। अपनापन कैसे होता है? मुझे यहां ठीक लगा, चलो मैंने अपना घर बसा लिया यहां पे। ऐसे ही हम कितने सालों से ऐसा ही करते आए। तो नेचुरल ऐसा होता है। इसलिए मैं आज दिन तक कभी भी अपने लिए मैंने कुछ लिया नहीं है। ये कंप्यूटर भी मेरा हाथ में है ना, मैं उसको भी शेयर करती हूं, ये मेरा नहीं है। तो ये एक अपने आप को समझ के आधार से चलाना,
ताकि आप रियल ट्रस्टी रहो, रियल अंदर में स्पिरिचुअलिटी की लाइट पैदा हो। क्योंकि थोड़ा सा भी अपनापन होता है ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो जो लाइट होती है डिम हो जाती है। ये नेचुरल है। जितनी त्यागी जीवन होती है उतनी आपकी लाइट की तेजी बढ़ती है। आज दिन तक मैं जयंती बहन को देखती हूँ, इतना सारा, दिन में 100 ईमेल्स। उसके पास ऑफिस नहीं है, ऑफिस का त्याग कर दिया। ऑफिस दी थी उसको डायमंड हाउस में, अच्छी वाली, कभी भी बैठी नहीं थी। नहीं, बस मेरा कमरा है, यहां पे साइड पे सोफा है, मैं वहां बैठ के काम करूंगी। फोन से काम लेती है, वो टेप में भरती है रिस्पॉन्स। इसीलिए आज दिन तक वो चक्रवर्ती राजा है, फ्री है। तो आपको बेहद की सेवा में यूजफुल रहना है, अपने आप को फ्री रखना है। और ये जो सेवा के विस्तार में जो मन वाणी कर्म है, जब भी हम वो यूज करते हैं सेवा के फील्ड पे, अपनापन आते हैं, उसका बहुत कंट्रोल होना चाहिए। तीनों चीज का बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि जब हम बैलेंस के बाहर जाते हैं, तभी सेवा में अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है, और वो जो आनंदमय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। राइट? चलो कुछ सेवा आ गई, मन ज्यादा, विचार ज्यादा चला उसके प्रति, मेरा विचार ये होना चाहिए, ठीक है। वाणी में ज्यादा आ गए, वाचा की सेवा ज्यादा की, उसका भी वो अपनापन आता है। मुझे बस इसके बिना चल, मैं क्लास करूंगी फिर मेरी स्थिति अच्छी रहेगी। फिर कर्म का भी होता है, एक्शन कॉन्शियस भी ज्यादा बन जाते। एक्शन कॉन्शियस में सूक्ष्म अभिमान पैदा होता है। अपने आप को बहुत गहरे रूप से चेकिंग चाहिए कि जितना हम ज्ञान को टीच करते हैं उतना ही हमारी स्टूडेंट की भावना है क्या। मुझे इतना ही नशा चढ़ता है जब भी मैं ज्ञान सुनाती हूं किसको या ज्ञान सुनती हूं, दोनों का नशा बराबर है क्या। इसको कहेंगे बैलेंस्ड लाइफ। और ये खुद को देखना है, खुद को सीधा करना है। वो ऐसे सीधा नहीं होगा। खुद की आदत को समझ करके अपने आप को बैलेंस में रखना है। टू मच में, किसी बात में टू मच में नहीं जाना है। और अभी का समय जो हम पास कर रहे हैं, और ही सूक्ष्मता में संकल्प, श्वास और समय सफल हो रहा है। अभी लॉकडाउन में टाइम तो बहुत मिला है। कई लोग समझते चलो मेरा भी जूम में क्लास होना चाहिए, मेरा भी जूम में क्लास, तो सेवा। इसको हम सेवा नहीं कहेंगे, इसको टाइम पास कहेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है, अभिमान सेवा का नाम लेकर के भी अपना काम, बस अपने मन को खुश कर दिया, मैंने क्लास कर दिया, अपने मन को खुश कर दिया। लेकिन ये समय है कि श्वासोश्वास में बाबा की याद को बिठाना है। अभी खुद के लिए क्रिएटिव बनना पड़ेगा कि मुझे, मेरे पास जो समय है, संकल्प शक्ति है और जो श्वास है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूं, सफल करूं, ताकि मेरी बाप की स्मृति सदा रहे। इसके लिए बहुत अंदर में क्रिएटिविटी चाहिए। बस इतना नहीं है कि बस अमृत वेले उठे, क्लास में बैठे, मुरली सुनी, सेवा की, नहीं, ऐसे अभी नहीं चलेगा। अभी लास्ट चैप्टर है जो 20% बाकी है, उसमें से 80% एफर्ट चाहिए। अभी प्रोग्राम बनाओ अपने लिए।
मैंने अभी क्या किया, मैं शुरू में बहुत अपने लिए प्रोग्राम बनाती थी, क्योंकि मुझे यहां पे फ्री रहना अच्छा नहीं लगता है, उसको कहीं ना कहीं काम चाहिए इसको। अभी भी मैंने पूरी टॉपिक्स की लिस्ट निकाली, अपना चेकिंग किया, मैंने देखा कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें अभी भी कमजोरी है या कुछ कमी है। पूरी लिस्ट बनाई मैंने, उसकी लिस्ट बना करके एक एक टॉपिक एक एक वीक लेती हूं, उसका पूरा प्रोग्राम बनाती हूं। क्या संकल्प करने हैं, क्या पढ़ना है, क्या रिसर्च करना है बाबा की मुरली से, क्या मुझे टाइम है ना, ये टाइम इतनी कीमती है, मुझे उसको वेस्ट नहीं करना है। और फिर बल सेवा आएंगी तो आएंगी, मैं नाजी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं सेवा के पीछे भागूंगी नहीं। ऐसे नहीं कि कोई मुझे बुलावे क्लास कराने के लिए, नहीं। मेरा काम है क्या, अपनी पुरुषार्थ की गाड़ी को 5th गियर में लगानी है अभी, और ये काम कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ये खुद की बुद्धि को अप्लाई करके करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टाइम हम सफल करेंगे ना, यू कैन इमेजिन इतनी कमाई आपको अभी मिलेंगी, आप बात मत पूछो। क्योंकि ये ऐसा टाइम है, यू कैन बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो भी चाहेंगे आप सो बनेंगे। ये ऐसा टाइम है, अभी आपका पूरा चक्र का नतीजा अभी फिक्स हो रहा है। तो मैंने अपने आप को ऐसे वैसे चलाया, अपने पुराने संस्कारों के आधार से चलाया, तो मेरा रिजल्ट ऐसे ही फिक्स हो रहा है। मैं खुद अपना रिजल्ट फिक्स कर रही हूं। लेकिन इस समय में हिम्मत करके मैंने कई बातों का त्याग किया, खुद को सिंप्लीफाई किया। मुझे कल बहुत अच्छी बात लगी, भाई साहब की बात, ब्रिजमोहन भाई की बात, आशा बहन ने बताई थी ना क्लास में, और हम भी मिलने के लिए गए थे। उन्होंने 2 वीक पहले प्यूरिटी बंद कर दी। इतने सालों से चला है, बंद कर दिया। समय अनुसार चलना, और समय कह रहा है अरे भाई समेट लो, विस्तार में नहीं जाओ। भाई साहब ने क्या क्या समेट लिया, क्या बड़ी बात, मैगजीन नहीं छपेगी तो क्या बड़ी बात है। अपनापन मेरापन तो नहीं है ना, मेरी मैगजीन है। समय अनुसार चलना, ये दादी की सबसे बड़ी खूबी थी। इसीलिए दादी की बेस्ट फ्रेंड ड्रामा थी। कई में ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे में, जो हम दादी को ट्रैवलिंग लेके जाते थे, और दादी को अचानक एयरपोर्ट जाने के समय प्रेरणा मिली, चलो हॉस्पिटल में जाए, इस बंदे को मिले। और हम बोले थे दादी टाइम नहीं है, एयरपोर्ट पहुंचना है, नहीं जाना है। क्योंकि ये जो भावना रहती थी किसका उद्धार करना है, वो भावना से जाती थी। और सचमुच सीधा जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते थे, फास्ट ट्रैक होकर के वही प्लेन पे पहले चढ़ती थी या प्लेन आधा घंटा डिले हो जाती थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दादी प्लेन पे नहीं चढ़ी है। तो अंदर में क्या है, अपनी तपस्या के लिए भावना पैदा करनी है, विश्व की आत्माओं के लिए उद्धार के लिए एक भावना पैदा। भावना एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। और ईश्वरीय प्यार स्नेह को एक इतनी लगन के स्वरूप में, ताकि वही भावना हमको चलाए। और उस आधार से, क्योंकि भावना नेचुरल चीज है, भावना के पीछे दिमाग नहीं चलाना होता है। लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कारों के साथ जो अपनापन है, या गृहस्थ के हिसाब से मेरा जो अपनापन है, वही हमारी भावना को डाइल्यूट कर देती है। फिर हमारी सेवा, काम चलाओ सेवा, उसमें कमाई नहीं जमा होती है, क्योंकि ये कर्म का लॉ है। जिस भावना से आप कुछ काम करेंगे, वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है।
अपनी धारणा को छोड़ करके सेवा को पीछे भागे, वो जमा नहीं होता है। तो भावना को शुद्ध रखना, स्वच्छ बनाना, ये अभी हमारा टाइम है। अपने आप को जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहेंगे, रामायण में जब इस सीता को कुटिया में बिठाया तो लक्ष्मण ने वो लकीर लगाई थी ना, लक्ष्मण रेखा जो कहते हैं ना, वो अल्टीमेट लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए। आपको उस लॉकडाउन में बैठना है। इस कुटिया में बिठा दो, लक्ष्मण रेखा डाल दो, कोई भी चीज आकर्षण नहीं होनी चाहिए। अपने आप को छुड़ाना है। फिर इसके बाद जो हमको फ्री में गोल्डन चांस मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। फिर ये बाबा ड्रामा क्यों हमको टाइम दे रहा है? हमारे पूरे एक्सक्यूजेस, कंप्लेंट्स को खत्म करने के लिए। फिर हम लास्ट को बाबा के पास जा नहीं सकते, बाबा मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सेवा थी ना इसलिए। ये भी एक्सक्यूज बाबा मिटा रहा है अभी। तो मेरा समय, श्वास और संकल्प कैसे यूज हो रहा है अभी। और मैंने अपने लिए देखा है कि चिंतन क्यों चलता है, क्यों? थोड़ा सा भी मैंपन, मेरापन, अपनापन, थोड़ा सा भी, वहां पे आपकी चिंता चलेगी जरूर। ये टाइम है निर्संकल्प अवस्था से काम लेना। मुझे सारी दादियों ने, मैंने सभी के निर्संकल्प अवस्था को स्टडी की है। एक बारी क्या हुआ, मैंने बड़ी दादी को पूछा प्रश्न। बड़ी दादी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने बड़ी दादी को पूछा, बड़ी दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने बोला, क्योंकि दादी की आंख कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी नहीं है, सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए दादी बहुत लाइट रहती थी। कभी कोई तीसरा व्यक्ति उसको और बाप के बीच में आए नहीं है। और बाबा ने भी कई बारी बताया है मैसेजेस द्वारा कि सूक्ष्म वतन में एक लाइट की एक घेराव है दादी के ऊपर। इसलिए दादी जी इतनी डबल लाइट रही, इतना सारा बड़ा कारोबार संभालने के। फिर मैंने गुलजार दादी को प्रश्न पूछा, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने ये बोला, क्योंकि बाबा मेरे संस्कार में है और बाबा मेरा संसार है। कितनी एक्यूरेट जवाब, सही बात है। तो गुलजार दादी की निर्संकल्प अवस्था बनती है बाबा के कारण। बाबा की रथ है, कभी उसने अपने जीवन के लिए संस्कार रचे नहीं है। एक दफा नीलू बहन हमको बता रही थी, एयरपोर्ट लेके चले दादी को, ट्रैवल करते थे, तो नीलू बहन को बाथरूम में जाना था, तो दादी के पास आसपास ऐसे सूटकेसेस रखे और दादी को बोला, दादी यहां से नहीं हिलना है, ठीक है? क्योंकि एयरपोर्ट में काफी अनाउंसमेंट होते हैं कि आप सामान सहित रहो, सामान को छोड़ के नहीं जाना है। तो वही डायरेक्शन दिया दादी को। जाती है बाथरूम में, 5-7 मिनट के बाद वापस आती है, देखती है सामान है, दादी नहीं है वहां पे। तो इधर उधर देखा तो ऐसे 20 फुट आगे वो जो बोर्ड रहता है जिसमें डिपार्चर्स का रहता है, वो वहां दादी खड़ी थी और कोई बहन थी, माता थी उसके पास। तो नीलू जल्दी वहां जाकर के दादी को छुड़ाया, माना बहन को। दादी कुछ बता रही थी, ये डिपार्चर, ये है लिस्ट, वो है, यहाँ जाओ, ये देखो, दादी उसको बता रही थी। तो फिर उसको दादी को वापस लेके आई। तो दादी को पूछा, दादी अरे मैंने आपको तो सामान के साथ छोड़ा, तो आप सामान छोड़ के क्यों चले गए? मैंने आपको डायरेक्शन दिया सामान की प्रोटेक्शन करने। नहीं नहीं, वो बहन आई थी बेचारी, बहुत परेशान लग रही थी, उसको पता ही नहीं था कहाँ जाना था फ्लाइट लेने के लिए, तो मैं उसको वहां लेके गई। मैंने बोला इस बोर्ड पे आप पढ़ो,
माना इनके संस्कार गृहस्थ के संस्कार है ही नहीं कि ये मेरा सामान है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, क्योंकि उसके संसार और संस्कार में बाप ही है, बाप ही है, माना आत्माओं है, आत्माओं का उद्धार की भावना है। इतना तक दादी ने त्याग किया है, खुद की शरीर के संभाल के लिए भी संस्कार को त्याग किया है रथ बनने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने दादी जानकी को प्रश्न पूछा, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने क्या जवाब दिया होगा? थोड़ा जोर से सुनाओ। विदेही जनक, और क्या? ये तो आम जवाब हो गया, दादी बहुत प्यार करती है इसलिए बाबा प्यार करता है। हाँ, जो बाबा के हाँ, जो भी एक एक डायरेक्शन, चाहे स्व के पुरुषार्थ के लिए, चाहे धारणा के लिए, चाहे सेवा के लिए, दादी ने फरमान बरदार करके, आज्ञाकारी रह करके, वफादारी रह करके सारे डायरेक्शन को पालन किए हैं। इसलिए बाबा प्यार करता है। और निरसंकल्प क्यों बनी है दादी? क्योंकि फरमानबरदार, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदार रही है, इसलिए बिल्कुल निरसंकल्प। सारी जिंदगी की जो स्ट्रक्चर है दादी की, पूरे नियमों पे चली है। जो बाप ने श्रीमत दी है उसका नियम बना करके पूरी एक गाड़ी चली है, इसलिए 104 तक चली है दादी। और लास्ट तक आप देखेंगे ये सिद्धि स्वरूप आत्मा बन करके गई, क्योंकि जो लंबे समय के लिए नियम पे चलता है, लास्ट तक प्रकृति भी सहयोग देता है नियम को पालन करने के लिए। इसलिए दादी जी के अंतिम संस्कार पे सिर्फ 6,000 रुपया का खर्च। यही चाहती थी और यही हुआ। लास्ट तक दादी ने विजय प्राप्त की। अभी आप अपने आप को पूछो, मेरे नियम क्या है? भल मैं ज्ञान तो सुनती हूं, अच्छा अच्छा करती हूं, इसका वर्णन भी करती हूं, लेकिन कितना तक वही श्रीमत, वही ज्ञान मेरे जीवन में एक नियम बना है, और मैं कितना तक वो नियम के आधार पे चल रही हूं? क्योंकि सिद्धि इस बात में प्राप्त होगी, प्रकृति इस बात में ही आपको सहयोग देंगी। जब भी प्रकृति आपको सहयोग नहीं देती है, चाहे शरीर की बीमारी के हिसाब से, चाहे क्यों? क्योंकि हमारा पुराना अकाउंट है, हम नियम के खिलाफ से चले हैं, उसका अकाउंट तो चुकता होना चाहिए ना। लेकिन ब्राह्मण जीवन में जब हम पूरे डायरेक्शन को फॉलो करके चलते हैं, नियम अनुसार चलते हैं, तो प्रकृति भी सहयोग देती है। मैंने बहुत बारी दादी में देखा था, दादी की प्रकृति एक दिन मरने लायक, दूसरे दिन आराम से बैठ करके बादाम देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी खुद भूल जाती है कितना दर्द होता था। हमने तो दादी ने देखा है, दर्द पीती थी माना जहर पी लेती थी, लेकिन बाबा ले लेता था सब कुछ दादी से। इतना गहरा संबंध था दादी का। तो अभी मैं आपको पूछती हूं, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? क्योंकि प्यार की ये निशानी है कि आप निरसंकल्प बन जाओ। जब भी कोई छोटा बच्चा मां के गोदी में आ जाता है, बिल्कुल निरसंकल्प बन जाता है। छोटे बच्चे को पैसे की बीमारी होती है क्या? मुझे घर कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा, बैठने की जगह कहां से मिलेगी, बिस्तर कहां से मिलेगा, मैं कैसे सेवा करूंगा? कुछ भी नहीं। इसको कहेंगे प्योरिटी। और ये प्योरिटी को भी हमारे पास चांस है, टाइम है वापस छोटा बच्चा बनना।
जिसमें हिम्मत है वो त्याग करेगा। अभी जैसे भाई साहब ने प्यूरिटी को बंद कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, वैसे ही जिसके पास हिम्मत है अभी समेटो, छोड़ो। क्योंकि ये जो त्याग अभी आप करेंगे ना, आपके मन को फायदा मिलेगा आपको, और ही ज्यादा योग बल जमा होगा। तो ये अभी मैं साक्षी होकर के, यहाँ पे तो चलो एक वीक विदेश को देते, एक वीक भारत को देते हैं क्लासेस के हिसाब से, लेकिन जब भी मैं सभी की स्टोरीज बातें सुनती हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि जिस बात में जिन्होंने तन मन धन स्वाहा नहीं किया हुआ होगा, जिन्होंने मन वाणी कर्म को सेवा भाव से यूज नहीं किया होगा, और जिन्होंने श्वास समय संकल्प को सफल नहीं किया होगा, उसको ही पश्चाताप हो रहा है अभी। वो अकाउंट आखिर फिनिश होना है। तो अभी सारा सब कुछ, मुझे जो भी बनना है वो मेरे हाथ में है। और ऐसे नहीं समझना कि बस हम मधुबन में है तो बस पुरुषार्थ होगा। एब्सोल्युटली नॉट। ये मधुबन एक आईना है, प्यूरिटी, त्याग, तपस्या का आईना है। डिसीजन मेरे हाथ में है, मुझे क्या बनना है। बहुत वफादारी चाहिए अंदर से, बहुत ईमानदारी चाहिए। तो अचानक ये सारी बातें आज सुबह से, कल रात को क्लास हुआ था, आज सुबह से ये सारी बातों में मंथन कर रही थी, और खुद को मैंने थोड़ा सीधा रूप से लिया था कि अभी छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसमें लास्ट को पूरा ज्ञान का मूल मन मना भाव। मन मना भाव की ऐसी स्थिति होती है लवलीन, केवल प्यार भरी भावनाएं नहीं, लेकिन पूरा विश्वास होता है, निश्चय बुद्धि रहती है। मन मना भाव के पीछे बहुत कुछ है, लेकिन इस अवस्था में रहने के लिए और सदा के लिए रहने के लिए, मुझे ये बृजमोहन भाई की बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने भाई साहब को इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था कि भाई साहब अभी इस हालत में जो आप हॉस्पिटल में बैठे हो, बाबा क्या कर रहा है आपके साथ और आप क्या कर रहे हो बाबा के साथ, मुझे थोड़ी ये अंदर की बातें सुनाओ। तो भाई साहब ने बहुत ऑनेस्ट रूप से बताया कि देखो, हम कहते हैं योग करना है, बाबा कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, और योग हमारा सदा होना चाहिए, अवस्था सदा होनी चाहिए। तो मैंने अपने को देखा और मैंने देखा कि वो सदा नहीं है अभी। तो मुझे फिर एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर आया इंजेक्शन देने के लिए, तो थोड़ा वो हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला, अरे आप बाबा को याद कर रहे हो ना। फिर दूसरा कि डॉक्टर ने उसको बोला, अच्छा आपको अभी चलना है, यहां से यहां चलना है, तो संकोच आया मन में। तो फिर उसने वो शब्द बाबा को याद करे, तो आनंद भाई को बोला, अच्छा एक गीत बजाओ, बाबा का गीत बजाए। बजा करके केवल वो खड़े होकर के पैदल भी नहीं किया, डांस भी किया। तो इसका कहने का भाव क्या है? कहता है मैं जब अपनी शक्ति यूज करूंगा या मैं अपनी कैपेसिटी से कुछ काम करूंगा तो संकोच आएगा, कर सकता हो या नहीं, होगा या नहीं, मैं ठीक होऊंगा ना। लेकिन मैंने देखा कि हर पल में मैं जब अपने आप को बेबी समझता हूं, मैं बाबा को, अच्छा बाबा गाड़ी को चलाओ, तो अपने आप गाड़ी चल जाती है। और डॉक्टर जब इंजेक्शन देने के लिए आता है तो सुई लगती नहीं। इतनी मीठी मीठी बातें करते रहे भाई साहब, अपनी याद की शक्ति को
सदा बना रहा है। मुझे कितना अच्छा लगा। अभी ये टाइम मिला है हमको यही करने का, ताकि हमारी याद की जो अवस्था में डगमग कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी इसके लिए फाउंडेशन तो है आत्म अभिमानी स्थिति। जब भी आत्मिक भाव अंदर से पैदा नहीं होती है, तो चलो भक्ति भावना जो है वो हमको यहां तक चला के लेके आई है। भक्ति भावना से हम ज्ञान भी टच होती है बुद्धि में, ज्ञान की भावना भी पैदा होती है, लेकिन वो जो मानसिक अवस्था जो स्थायी रहने की, उसके लिए आत्मिक भाव का फाउंडेशन चाहिए। इस अभ्यास को बहुत अंडरलाइन करना है। और बाबा ने हमको इतनी अच्छी बातें दी है अंदर की आत्मिक भाव को बढ़ाने के लिए, आत्मिक अवस्था को बढ़ाने के लिए। देखो, पहला जो स्टेज है, मैं आपको 6 स्टेजेस बताती हूं जो बाबा ने स्पष्टीकरण, हर एक स्टेज पे स्पष्ट ज्ञान दिया है, उसका अभ्यास भी दिया है, कब करना भी दिया है। इसको बस अमल में लाने की बात है। और अभी आप इस समय में जितना आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे ना, उतना आप देखो जो भी ज्ञान भरा हुआ है, योग बल शक्ति, वो सब सफल हो जाएगा। आपकी सेवा संकल्प, एक संकल्प के द्वारा काम होगा। अभी मैंने ये ट्रायल करके देखा है। सबसे बेसिक स्टेज ज्ञान में जो हमारी दादिया के उदाहरण से ही हम सीखते हैं, बाबा ने बहुत बारी बताया है, साक्षीपन की स्थिति। वेरी सिंपल। और साक्षी माना क्या? अरे कुछ भी हो जाए इस बात का टेंशन नहीं लो। हम जब अहमदाबाद एयरपोर्ट में बीच में सफर करने के लिए गए थे, जनवरी फरवरी में, लॉकडाउन से पहले, तो ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं व्हीलचेयर मंगाती है, तो भाई लोग सभी जवान होते हैं व्हीलचेयर चलाने वाले। तो एक हम सिक्योरिटी के लाइन पे खड़े थे, तो हमारे बाईपास से एक व्हीलचेयर पैसेंजर थी, माता थी, और उसके पास काफी सारे पोटले थे। व्हीलचेयर के नीचे उसकी पेटी थी, पर्स था, एक पोटला था, ऐसी बातें। तो जब इस सिक्योरिटी के तरफ पहुंचते हैं तो उठना पड़ता है ना, वो फिर अपना टेस्टिंग करते हैं। तो मूंझ रही थी, पर्स कहाँ रखूं, ये पोटला कहाँ रखूं, ये बैग का क्या होगा। तो व्हीलचेयर चलाने वाला भाई देखता रह गया और कहता है, अरे माता जी काई को टेंशन लेते हो, मैं बैठा हूं ना। मुझे वो सीन इतनी अच्छी लगी। जब ये बाप का साथ होता है तब काहे को टेंशन लेते हो। जब साथीपन का अनुभव नहीं होता है तभी आप ड्रामा के सीन से टेंशन लेंगे या कुछ व्यवहार में टेंशन लेंगे। हमने दादियों के सामने बहुत कुछ देखा है। एक दफा हम बड़ी दादी को वॉकिंग लेने के लिए गए थे, नीचे शांतिवन के वो आसपास में वॉकिंग करती थी। उसके बाद हम आकर के बैठ गए तो क्या हुआ कि एक बहन आई अंदर, बहुत डिस्टर्ब थी ये बहन, थोड़ा गुस्से में भी थी, तो बहुत थोड़ा जोर से आवाज। तो दादी जी के सामने बैठ के और मैं साइड पे बैठी थी। मेरे इस सीन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन व्यर्थ संकल्प मेरे चल रहे थे। अरे ये बहन को भान नहीं है किसके सामने बोल रही है। और दादी का आप चेहरा उस समय देखो, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं, बस ऐसे ही साइलेंस में बैठी थी। फिर उसने अपना 3-4 मिनट 5 मिनट बोलती रही, कितना सारा कुछ बोलते रहे। बस मुझे आपको इतना ही बताना था। अच्छा बता दिया। दादी ने उसको एप्पल दे करके चली गई बहन। मैं तो हैरान हो गई। मैंने बोला, दादी आपने उसको समझाने की भी कोशिश नहीं की, कुछ आपने जवाब भी नहीं दिया, आपने बस ऐसे ही एप्पल दे के उसको रवाना कर दिया।
तो दादी ने मेरे तरफ देखा, अरे पगली, दादी ने कुछ सुना भी नहीं क्या बोल रही थी। दादी तो बाबा के साथ बैठी थी ताकि उस आत्मा को जो बाबा के प्रति मिलना चाहिए वो मिले। मुझे वो सीन इतनी अच्छी लगी कि आज दिन तक मैं भूली नहीं हुई ये सीन, और मैंने उसको प्रयोग में भी लाई हूं, क्योंकि हमारा लंदन में तो बहुत सारे जगह पे टॉक्स पे जाना होता है। एक दफा हम साउथ लंदन गए थे, और लंदन के लोग अभी बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, और आपको अपने पब्लिक लेक्चर में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो मेंटली डिस्टर्ब है। तो हमारे टॉक में एक भाई आया था, बिल्कुल सामने बैठा था और सारा टाइम नोट्स लेता रहता था। मैंने सोचा भले अच्छा स्टडी कर रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ, जब भी प्रश्न उत्तर का टाइम आता है तो मैंने पूछा, अच्छा किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बताना है, रियलाइजेशन है? तो भाई ने हाथ ऊंचा किया, हाथ ऊंचा किया। फिर उसने बोला हाँ मुझे कुछ बोलना है। मैंने बोला भल बोलो। तो उसने बोला कि देखो बहन जी, आपने आपके टॉक में ये शब्द यूज किया, ये राइट नहीं था, ये राइट नहीं था, उसके बदले में ये शब्द यूज करना चाहिए था। ये शब्द यूज किया, ये राइट नहीं था, उसके बदले में ये शब्द यूज करना था। उसके पास पूरी लिस्ट ऐसी थी, और ये मुझे बता रहा था कौन से अयथार्थ शब्द बोल मैंने यूज किए थे, और उसका करेक्शन कर रहा था। वाओ, मैंने तो पहली बार ही ऐसे सुना। तो चलो पहले मिनट में तो आश्चर्य लगता है, तो मैं तो सुनती रही, कुछ हुआ नहीं। दूसरे मिनट में कुछ हुआ नहीं, फिर तीसरा मिनट में, क्योंकि वो और ही बढ़ रहा था, थोड़ा सा मन में रिएक्शन शुरू। उस समय मैंने तुरंत बाबा को आह्वान किया, बाबा आप आ जाओ, इस आत्मा को जो देना है आप दे दो। और इंटरेस्टिंग ये बात है, मैंने उस समय अपनी बुद्धि को इतना पकड़ लिया और बाप की याद में बिठा दिया, बाबा का आह्वान किया, और उसी समय मिड सेंटेंस उसने अपना भाषण बंद कर दिया, मिड सेंटेंस। और फिर बोला अच्छा इनफ बोला है, थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी। और मैंने इसको बोला थैंक यू भाई, इतनी मेहनत की आपने, बहुत बहुत थैंक्स। बस काम खत्म। मेरा क्या लेना देना है उसमें? जब आप बाबा का साथ पकड़ेंगे ना, आप मिरेकल्स देखेंगे, बातों में नहीं फंसेंगे। तो साक्षीपन की स्थिति, इसकी प्रैक्टिस कितनी बड़ी है ये देखना है। फिर दूसरी अवस्था है पॉइंट, बिंदु लगाना। सिंपल बात, बिंदु लगाना। एक बारी क्या हुआ, दादी जानकी के सामने हम कमरे में गए थे, ये लंदन की बात है, और हम जैसे कमरे में गए तो एक बहन थी, बहुत गुस्से में थी और दादी के सामने बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो दादी के सामने बहुत जोर जोर से बोल रही थी कि आपने मेरे साथ ये व्यवहार किया, ये बोला आपने, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो दादी सुनती रही। फिर 2-3 मिनट के बाद उसने बंद किया, तो दादी तुरंत 10 सेकंड के लिए मुंह फिरा करके बाथरूम में गई, हाथ धुलाई किया, 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद वापस आई। और जैसे वापस आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो कमाल लगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसे जोर से बोलता है तो वातावरण बदलता है ना, थोड़ा फीलिंग भी आती है। कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ। दादी बाहर आ गई, बस बहन को अच्छा तुम टोली लेकर आओ, मुझे बोला तुम ब्लेसिंग लेकर आओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने इतनी प्रेरणा ली उस सीन से कि मैं उस दिन से मैंने 3 वीक का अभ्यास किया कि हर रोज जो भी किसी के साथ कुछ वार्तालाप होगा, उस वार्तालाप के बाद फुल स्टॉप, भूल जाओ, आगे बढ़ो। और रात के समय मैं सभी को भूल देती थी, मैं दादी को भूलती थी, जयंती बहन को भूलती थी, सेवा को भूल जाती थी। और मुझे उस 3 वीक में उड़ती कला की अवस्था नेचुरल बनी हुई थी। बिंदु रूप अवस्था की ये कमाल है, भूल जाओ, बीती सो बात को बीती लगा के आगे बढ़ो, ये लॉ है। देखो टाइम को भी कॉमन सेंस है आगे बढ़ने के लिए। सुई आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं जाती है।
और हमारी सामने इतनी सारी बातें आती है, हम सारे बात को अंडरस्टैंड करने के लिए जाएंगे तो टाइम अपने आप पास हो जाएगा। ये तो बेसमझ का काम है। जो बात आपके लायक है और जो बात आपको समझनी है, वो बात रुकी रहेंगी आपके सामने। तो आप क्यों खास टाइम निकालते हो कुछ बात को समझने के लिए? ये आपका अभिमान आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए बिंदु रूप रहना और सभी बातों में बिंदु लगा के आगे बढ़ो। फिर तीसरी अवस्था आती है अशरीरी भव। दादी जी को विदेही जनक का टाइटल क्यों मिला? अशरीरी भव। हम प्रैक्टिकल में देखते थे। जब भी कोई व्यक्ति दादी के सामने आकर के पर्सनल मिलन, कभी दादी तुरंत नहीं बोलती थी, अपने आप को अशरीरी बना देती थी। पहले बीच बीच में, मीटिंग के बीच बीच में एक ग्लास पानी मांगती थी। क्यों? अशरीरी बनने के लिए। एक संतरा खाती थी। क्यों? अशरीरी बनने के लिए। ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास पेन को खत्म करता है, दर्द को खत्म करता है। और दादी का ये इतना पक्का अभ्यास था। एक दफा मुझे पता है, राखी का त्योहार था और विदेश में हम जब राखी मनाते हैं तो बहुत ही स्टेज को सुंदर सजाते, एक योग भट्टी जैसा वातावरण बन जाता है। हर एक योग में बैठता है, अपने आप आता है, राखी बांधते हैं, बीच में टोली लेते, ब्लेसिंग लेते, गिफ्ट लेते हैं। तो दादी जी को शुरू में तो 3, 4, 5 घंटे बैठी रहती थी। तो ऐसे इवनिंग, ऐसा कुछ शाम का समय था, तो दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हिम्मत करके बैठी। फिर बाद में दादी हमको बताती हैं कि दादी कहती थी बीच में इतना पेन दिमाग में यहां शुरू हो गया था, लेकिन राखी बांध के समय बाबा को याद कर से जैसे पेन आया और गया, टाइम भी नहीं मिला वर्णन करने का, इतना जल्दी आकर के गया। तो अशरीरीपन का अभ्यास जो है, वो जल्दी आपकी प्रकृति शिफ्ट होती है, आपको पेन फ्री बना देंगे। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार, स्वभाव अभी हमको क्यों चला रहे हैं? पुराने संस्कार, स्वभाव हमारे मन में विचार क्यों उत्पन्न करा रहे हैं? क्योंकि अशरीरी भव का अभ्यास नहीं है। सिंपल बात है ये। और कभी भी फ्री टाइम होता है, अभी अपने आप को अशरीरी बनाना।